शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधे। वंदे मातरम। मैं निवेदन करूं कि अपनी आसंदी पर आप सभी विराजमान हों और विराजमान होने के साथ साथ मैं एक बहुत ही विनम्र आग्रह करूंगा कि अपनी आसंदी से कुछ क्षण के लिए वहीं पर खड़े हों और हाथ जोड़ करके मां भगवती की आराधना हम करने जा रहे हैं। मैं सम्माननीय सभी जनों से निवेदन करूंगा कि मां सरस्वती की वंदना में हम सब हाथ जोड़ करके शामिल होंगे। आप सभी से निवेदन है। मातृ प्रणाम एक, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। सरस्वती वंदना शुरू करेंगे। जय जय जय। आप सभी से विनम्र निवेदन, अपनी आसंदी पर विराजमान होंगे और बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी का। आप सभी ने मां भगवती की आराधना में शामिल होकर निश्चित तौर पर इस पूरे वातावरण को आध्यात्ममय कर दिया। और बड़ी ही प्रसन्नता का विषय कि आज हम सबों के बीच छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के आसंदी पर विराजमान हो चुके हैं। साथ ही मंच पर मैं सादर आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय श्री गिरीश चंदेल जी, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। मैं निवेदन करूं, आइएगा सर, मंच पर सादर विराजमान होंगे। मैं निवेदन करूं, आइएगा, आसंदी पर विराजमान होंगे। आज कार्यक्रम की आप अध्यक्षता कर रहे हैं और ये बड़ा ही गौरव का पल है कि आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय हमारी आसंदी पर विराजमान हो चुके हैं। मैं आइए समय न गंवाते हुए आज के कार्यक्रम की माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आपके हृदय से अभिनंदन और स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री सुबोध राठी जी, प्रदेश अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ आपसे सादर निवेदन कि पुष्प भेंट कर समस्त छत्तीसगढ़ के शिक्षक साथी संचालक साथियों की ओर से आप स्वागत प्रदान कर रहे हैं। आइए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय श्री गिरीश चंदेल जी, आप कुलपति हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। आपके स्वागत के लिए मैं पुनः आमंत्रित करूं माननीय सुबोध राठी जी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ छत्तीसगढ़। और आइए स्वागत और अभिनंदन की इस कड़ी पर, चूंकि हम सब के सब लालायित हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं अपने बीच अपने मुखिया को पाकर। कोई तो सुनता नहीं, आज हमारे मुखिया हमारे बीच में हैं। हम सबको सुनने के लिए जोरदार तालियों से आप भी अभिनंदन करें। और मैं अपने मुखिया के, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे बहुत ही प्रिय और सरल सहज माननीय विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए मैं क्रमशः नाम वाचन करते जा रहा हूं। पुष्प भेंट कर आप क्रम से स्वागत के क्रम से जुड़ते जाएंगे। सर्वप्रथम मैं नाम वाचन करता हूं। सचिव महोदय श्री मनोज पांडे जी, आप सचिव हैं छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ। आइएगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प भेंट कर स्वागत करने जा रहे हैं। मैं क्रमशः नाम वाचन कर रहा हूं। श्री अन्ना सफारे जी, आप सदस्य हैं, संरक्षक हैं छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति। आपसे सादर निवेदन। साथ ही मैं निवेदन करूं सम्माननीय मनोज गुप्ता जी, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ। मैं निवेदन करूं सम्माननीय विनोद पांडे जी, आप कोषाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ। स्वागत के क्रम में मैं निवेदन करूं सम्माननीय विशंबर साहू जी, आप उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ। मैं निवेदन करूं श्री राम किंकर पांडे जी, उपाध्यक्ष हैं आप छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ। मैं निवेदन करूं श्री स्टेफर्ड बर्न सर से, आप उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ। मैं निवेदन करूं सम्माननीय श्री अजय दुबे सर, आप उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ। मैं निवेदन प्रेषित करूं सम्माननीय जितेंद्र तिवारी जी, आप उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ। सम्माननीय पुष्कर गोस्वामी सर, सम्माननीय उमेश साहू सर, सम्माननीय ब्रह्मदत्त त्रिपाठी सर। क्रमशः आप आएंगे। आप सभी उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ। सम्माननीय अक्षय दुबे सर, सम्माननीय पारखदास मानिकपुरी सर, सम्माननीय विजय अग्रवाल सर, आप छत्तीसगढ़ गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के संरक्षक महोदय हैं। सम्माननीय संतोष दुबे सर, मैंने आप सभी का नाम इस मंच पर वाचन किया है। पुष्प भेंट कर आप स्वागत की कड़ी में हम सबों की ओर से जुड़ रहे हैं और जोरदार तालियों से आप सभी भी स्वागत कर रहे हैं। इस मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों, गणमान्य नागरिकों, मैं निवेदन करूं सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, सम्माननीय अतिथिगणों से कि आइए स्वागत के क्रम से जुड़े और आसंदी पर विराजमान हों। मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों, गणमान्य नागरिकों, शिक्षक गणों, अभिभावकों और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब एक ऐसे व्यक्तित्व का अभिनंदन इस मंच पर करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो न केवल छत्तीसगढ़ की शान है बल्कि जन सेवा और नेतृत्व का एक जीता जागता उदाहरण है, जो निश्चित तौर पर एक संकल्प से भरे हुए हैं और उसी संकल्प की प्रेरणा आज हम सबको देने के लिए हम सबों के बीच में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय, विनम्र, कर्मठ और दूरदर्शी, भावनाओं से ओतप्रोत
सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की। आइए कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा रखने हेतु मैं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सुबोध राठी जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आइएगा और हम सबों को इस कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत कराएंगे। माननीय। सर्वप्रथम मैं आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच पहुंचे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं जोरदार तालियों के साथ हम सब उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें कि आज हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए वे आज अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच आज हम सबको समय प्रदान किया। साथ ही मंच पर इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय गिरीश चंदेल जी भी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बंधुओं, एक बार जोरदार भारत माता की जय घोष के साथ हम इस हॉल को गुंजायमान करें। बोले भारत माता की, दोनों हाथ उठाकर होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। से ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न हुई और लोग ऑक्सीजन के नाम से लाखों लोग इस दुनिया से काल कलवित हो गए। एक बड़ी आवश्यकता हम देखते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन हो रहे हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। जब भूमि जल की बात करते हैं तो अगर इस रायपुर की बात करें तो पहले 40 फीट में पानी मिला करता था, आज 80, 90, 100, 200 और 400 और अब 500 फीट में भी पानी नहीं है। धीरे धीरे धरती का जो पानी है वो नीचे जाता जा रहा है। तापमान की बात करें तो पहले 32 डिग्री सेंटीग्रेड में हमें बड़ा गर्मी लगती थी, आज यहां का तापमान 45, 46, 47 और 48 डिग्री होता जा रहा है। आने वाले समय में 50 और 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, भूमिगत जल स्तर कम हो रहा है। तो आने वाली हमारी संतति, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे और इसके लिए कौन विचार करेगा? ठीक है, विश्व में अनेक देश बैठते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनेस्को है, अलग अलग संगठन काम करते हैं, सरकार भी बहुत सोचती है। तो क्या हमारे बच्चों के लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या माँ बाप को चिंता नहीं करना चाहिए? क्या स्कूल संचालक को चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या उस बच्चे को, उस नौनिहाल को चिंता नहीं करना चाहिए कि 20 साल बाद जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, मुझे पानी मिलना चाहिए, मुझे स्वस्थ वातावरण मिलना चाहिए? तो इसी बात को लेकर हम सब ने तय किया कि नहीं, उन बच्चों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है, उन माता पिता को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है कि ये खाली सरकार का काम नहीं है, ये किसी संगठन का काम नहीं है, ये 11,111 पीपल का वृक्ष हमारे बच्चे लगाएंगे। धरती का पानी कम हो रहा है, कैसे ठीक होगा? तो पानी रिचार्ज होना चाहिए। तो पानी कैसे रिचार्ज होगा? जब तक हमारे घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनेगा, पानी रिचार्ज नहीं होगा। हम संकल्प करते हैं कि हम अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करेंगे ताकि भूमि का जल स्तर, सरकार को बोलने की आवश्यकता नहीं, सरकार को दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं, समाज खुद इस काम को करे, उसका बीड़ा हमने उठाया है। तापमान बढ़ रहा है, आज बाहर कितना तापमान है, कितनी गर्मी है, बगैर एसी के रह नहीं सकते। बिजली का खर्चा बढ़ गया, पावर कट हो जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है कि कैसे करें। तो तापमान कैसे कम होगा? तो हम अपने घरों में टेरेस गार्डन बनाएंगे, टेरेस फार्मिंग करेंगे ताकि 5 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर कम हो, बिजली की बचत हो और गर्मी कम हो। तो हमने टेरेस फार्मिंग का संकल्प लिया कि 1 लाख से ज्यादा घरों में हम टेरेस फार्मिंग बनाएंगे, अपने बच्चों को उसके लिए मोटिवेट करेंगे। पानी रिचार्ज कैसे हो, धरती के अंदर जल कैसे पहुंचे? तो रासायनिक खाद डाल डाल के हमने धरती को खराब कर दिया, जिसके कारण पानी नीचे नहीं जा पा रहा। तो हमने तय किया गो आधारित खेती करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, गोबर से खेती होगी ताकि पानी बराबर रिचार्ज हो सके। इसके लिए हमारे स्कूल में पढ़ने वाले जो किसान के बच्चे हैं, जो खेती करते हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, उनको गो आधारित खेती का महत्व समझाते हुए उस खेती को हम प्रोत्साहित करेंगे। यह अभियान हम अपने बच्चों के माध्यम से करेंगे। घरों में हमारे जो बच्चे हैं, जो शहरों में रहते हैं, खेती से नहीं जुड़े हैं,
आज खान पान से स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो खान पान कैसा होना चाहिए? तो वो जो गो आधारित खेती से जो अनाज उपजेगा, वो अनाज को हमारा बच्चा खाएगा, तो हम अपने बच्चों को ऑर्गेनिक अनाज का महत्व समझाते हुए और पेस्टिसाइड से जो उत्पादित अनाज है उसका दुष्परिणाम बताते हुए बच्चों के बीच हम ये विषय को लेकर जाने वाले हैं कि बेटा, घर में बोलना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला अनाज खाना है। आप सब पालक हैं, आप सबके घर में बच्चे हैं। आप जानते हैं कि बच्चा जिद करता है कि मुझे मैगी खाना है, तो मम्मी को मालूम है मैगी खराब है, मगर उसको बना के खिलाती है क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है। अगर किसी खिलौने वाले को देख लेता है और बच्चा बोलता है मुझे वो खिलौना चाहिए, तो मम्मी पापा उसको वो खिलौना दिलाते हैं क्योंकि बच्चा जिद कर लेता है। तो हमने ये अभियान लिया है कि बच्चा अगर जिद कर ले कि मुझे देसी गाय का दूध पीना है, तो माँ बाप देसी गाय का दूध लेकर आएंगे। बच्चा अगर जिद करे कि मुझे अच्छा खान पान चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, माँ बाप लेकर आएंगे। बच्चा बोले कि नहीं, खेत में हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, तो माँ बाप करेंगे। और बच्चा अगर पीपल का पेड़ लगाएगा तो बच्चा भी उसका सेवा करेगा, माँ बाप भी उसका साथ देंगे। तो आने वाले 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का दिन है और उस गुरु पूर्णिमा के दिन में पीपल का पेड़ गुरु के नाम, ये अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं। 5 सालों में 11,11,111 वृक्ष का लक्ष्य है। ना सिर्फ पेड़ लगाएंगे बल्कि उसकी पेड़ की हर 3-3 महीने में मॉनिटरिंग करेंगे। इसका पूरा ट्रैकिंग सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं और वो बच्चा फोटो खींचेगा, फोटो खींच के उसमें डालेगा और हम सब उसको देख सकेंगे कि 3-3 महीने में उस पौधे की क्या प्रगति हो रही है। तो 5 साल तक उन पौधों की प्रगति, ताकि वो पौधा अच्छा हो सके। और चूंकि पीपल के पौधे का धार्मिक महत्व है, तो धार्मिक पक्ष बताते हुए भी आज गुरुवार का दिन है, बड़ा शुभ दिन है और गुरुवार के दिन पीपल की पूजा करने का विधान है। तो बच्चों को समझाएंगे, बेटा हर गुरुवार जा उस पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाकर आ, तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो जब बच्चा ये समझेगा तो हर गुरुवार उस पीपल के पेड़ को देखने जाएगा, एक दिया जलाने जाएगा, तिलक करने जाएगा, उसकी मिट्टी को तिलक लगाने के लिए जाएगा, वो पौधा सुरक्षित रहेगा और हम पूरे प्रदेश में 11 लाख पीपल का पेड़ लगाने में सफल हो पाएंगे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक पेड़, पीपल का पेड़ गुरु के नाम, यह अभियान का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीपल वृक्ष का पूजन करके यह अभियान प्रारंभ किया। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यहां से जाने के बाद जैसे 16 जून से विद्यालय प्रारंभ होगा, हम हर बच्चे को लक्ष्य दे रहे हैं कि बेटा जहां भी तेरे को पीपल का पेड़ दिखे, दरार में, टंकी के नीचे, उसको गमले में लगाना है, सुरक्षित रखना है। और 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन स्थान हम सब तय कर रहे हैं। उन स्थानों में तेरे को वो पेड़ को लगाना है, एक ही दिन, एक ही समय और पूरा प्रदेश में एक साथ। इसमें हमें आप सबका आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस अभियान में मैं निवेदन करता हूं कि मीडिया के हमारे साथियों का, शासन प्रशासन का, सबका हमें सहयोग मिले ताकि इस पृथ्वी को, इस धरा को हम बचा सके। साथ ही हमारा चूंकि संघ है, एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूलों का संघ है, लगभग 8 से 10 हजार प्राइवेट स्कूल इस पूरे प्रदेश में कार्य करते हैं और हमारे संगठन के साथ 4000 से अधिक विद्यालय जुड़े हुए हैं, जिसके 60,000 कर्मचारी हमारे वॉलेंटियर्स हैं और लगभग 12 लाख विद्यार्थी हमारे विद्यालयों में अध्ययन करते हैं, जिनको लेकर हम इस अभियान को करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि हम सब वो विद्यालय हैं, बजट स्कूल हैं, जो वास्तव में विद्यार्थी की प्रगति के लिए काम करते हैं, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि समाज में 1% ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षा के जगत की छवि को खराब करते हैं और जिनके नाम से निजी विद्यालयों की छवि को धूल धूसरित करने का अभियान भी एक चलता है। तो ऐसे निजी विद्यालयों से परे हटकर 99% विद्यालय ऐसे हैं जो वास्तव में विद्यार्थी को गढ़ने का कार्य करते हैं। ऐसे विद्यालय के संचालक आज इस हॉल में बैठे हुए हैं। हमारे विद्यालयों में 25 से 30% आईटी के बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 25 से 30%, यानी 1/4 बच्चे हमारे आईटी के बच्चे हैं और उन आईटी के बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने का कार्य हम लोग करते हैं।
अभी पोर्टल में बहुत सारी तकलीफें थी, समस्याएं थी। हम सब ने आपसे मिले, 2 बार हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला और आपने उसमें इनिशिएटिव लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया और पोर्टल में बहुत सारी चीजें ठीक हो गई। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारी कुछ छोटी छोटी मांगे थी जो रह गई थी। हम निवेदन करते हैं कि अगर उन मांगों की तरफ भी शासन अगर सहानुभूतिपूर्वक विचार करता तो ऐसे जो 10,000 विद्यालय हैं और उससे जुड़े हुए जो इतना बड़ा परिवार है उनका भी भला होता। ये प्रदेश सरकार तो ऐसी है जो किसी को बगैर कुछ करे भी उसके खाते में 1,000 रुपए हर महीना डाल रही है। हम लोग तो कुछ कर रहे हैं, कुछ गढ़ने का काम कर रहे हैं, तो हम तो अधिकार पूर्वक हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी को बोल सकते हैं। अभी तक आईटी में एक बच्चे के लिए हमको 7,000 रुपए की राशि मिलती है। ये पिछले 13-14 वर्ष जब से आईटी प्रारंभ हुआ है तब से उतनी ही राशि हमको मिलती है। मिडिल स्कूल के लिए 11,400 और 9वीं से 12वीं के लिए 15,000 रुपए की राशि मिलती है। ये राशि काफी कम है। हम पिछले 5 साल 6 साल से इसके लिए सतत अभियान चला रहे हैं कि ये राशि में बढ़ना चाहिए। अन्य प्रदेशों में राशि काफी अधिक है। हम तो सिर्फ सरकार से इतना मांग करते हैं कि सरकार को सरकारी विद्यालय में एक बच्चों को पढ़ाने में जितना खर्च आता है उतना ही हमको दे दे, हम उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। आरटी के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ते हैं, आपके हमारे सबके बच्चे, मगर उनको गणवेश के लिए मात्र 450 रुपए प्राप्त होता है। उतनी राशि में गणवेश खरीदना संभव नहीं है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि कम से कम 2,000 रुपए उन बच्चों को गणवेश खरीदने के लिए आप प्रदान करें। हमारे स्कूल में बालिकाएं पढ़ती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, बच्चे सब आपके हैं, तो जो सरकारी स्कूल में जो बच्चियां पढ़ती है उनको सरस्वती साइकिल योजना का लाभ मिलता है। हमारे स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। हम अनुरोध करते हैं कि उन बच्चियों को भी उसका लाभ मिले, ऐसा आपसे सादर आग्रह करते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि आज से कुछ साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया था। पूरे देश में जो निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक गण थे उनको शासन के माध्यम से डीएलएड कराने का, एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड कराने का अभियान प्रारंभ किया था और बहुत अच्छा वो अभियान चल रहा था। हमारे टीचर्स प्रशिक्षित हो रहे थे। उसका जो शुल्क था वो टीचर जमा करते थे। शासन के ऊपर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं आ रहा था, मगर कुछ लोगों को ये योजना अच्छी नहीं आई और उन्होंने उसको बंद करा दिया। मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम हमारे राज्य में जो सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय है उसके माध्यम से हम हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रकार की योजना पुनः प्रारंभ कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा आभार होगा। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि आज से माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने सभी निजी स्कूलों को तदर्थ अनुदान देने का भी एक नियम प्रारंभ किया था, मगर जो पिछली सरकार थी उसने उसे बंद कर दिया था। अब वापस एक अच्छी सरकार इस प्रदेश में आ गई, तो आपसे अनुरोध है कि ऐसे स्कूल जो अच्छा कर रहे हैं या जिन्हें आवश्यकता है उन्हें शासन की ओर से जो तदर्थ अनुदान दिया जाता था वह पुनः प्रारंभ करे। तो ऐसा एक छोटा सा मांग पत्र हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, और हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब आपके ही हाथ है और आपके ही कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में लगे हुए हैं, तो आपका आशीर्वाद हम सबको मिले, ऐसी उम्मीद देते हुए प्रदेश के 2000 स्कूलों के संचालक आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। कोरिया से, जगदलपुर से, कांकेर से, दंतेवाड़ा से, सभी स्थानों से आज विद्यालय संचालक यहाँ पहुंचे हैं और हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए बैठे हैं। उन्हें यहाँ से कोरबा भी जाना है और हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए आए हैं, इसलिए हम सब उसको सुने। इसलिए एक बार पुनः मैं अनुरोध करूंगा, जय घोष करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही जोरदार तालियों से अभिनंदन। अपनी ऊर्जस्वित और भावपूर्ण वाणी से हम सभी के विचारों को आपने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। निश्चित तौर पर यह स्नेह हम सभी को और ज्ञापन आप इस मंच पर हम सबों की ओर से प्रदान कर रहे हैं। अपने जनप्रिय लोकप्रिय मुखिया को
और इस विश्वास के साथ कि आज निश्चित तौर पर यह बहुत ही और जिनके हर निर्णय में बोलिए सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ और छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति दोनों के इस संयुक्त कार्यक्रम फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग कैंपेन, इसमें हम लोगों के बीच मंच में विराजमान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, अशासकीय विद्यालय संचालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुबोध राठी जी, आदरणीय इरन्ना सपारे जी, श्री मनोज पांडे जी, मनोज गुप्ता जी, विनोद कुमार पांडे जी, विशंभर साहू जी, राम किंकर पांडे जी, स्टेफर्ड बर्नस जी, अजय दुबे जी, जितेंद्र तिवारी जी और मंच में विराजमान सभी पदाधिकारीगण और प्रदेश भर से आए अशासकीय विद्यालय संचालक संघ के सभी पदाधिकारीगण, सभी शिक्षक भी हैं, राष्ट्र के निर्माता जिनको कहते हैं, सभी राष्ट्र के निर्माता शिक्षक वृंद और छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के बंधुगण। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ और छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति का, जिन्होंने आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया है। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं अवगत कराना चाहूंगा कि मेरी भी 6वीं से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाई अशासकीय विद्यालय में हुई है। कुनकुरी में लोयला हायर सेकेंडरी करके अशासकीय विद्यालय है, जिसमें हमारी पढ़ाई हुई है 6वीं से लेकर मैट्रिक तक। उस समय मैट्रिक बोर्ड होता था और उस समय उस स्कूल का इतना क्रेज था कि आज तो अनेकों स्कूल हो गए इधर रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, ये सब में, लेकिन पहले यहाँ के बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करने कुनकुरी जाते थे, लोला हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो उस स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई है। और आप आज सब लोग अशासकीय विद्यालय के शिक्षक वृंद भी यहाँ पर उपस्थित हैं और आप लोगों का जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है उसके लिए भी आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। कहे कि अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो हम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा और हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उस अनुसार आगे हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन इसमें शिक्षा का बड़ा योगदान रहने वाला है। कहे कि हमारे विद्वानों ने कहा है शिक्षा विकास का मूल मंत्र है और शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य जन्म लेता है और जीता है, लेकिन एक
पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति का जीवन यापन और एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन यापन करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। और किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ऐसा आप लोग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और आप सब लोग देखेंगे कि हमारा ये छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है। हम लोग रजत जयंती वर्ष में चल रहे हैं और 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ है, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। 25 साल पहले एक बार नजर पीछे घुमाएंगे और आज 25 साल बाद का छत्तीसगढ़ का तुलना करेंगे तो आपको बहुत फर्क महसूस होगा, जमीन और आसमान का फर्क महसूस होगा। 25 वर्षों में हर तरह का विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी। पहले भूखमरी होती थी, लोग भूख के कारण कोदो, कुटकी, महुआ खाते थे, उसके बाद भी हमारे बच्चे उपवास सोते थे, एक एक दो दो टाइम। भूख से मौत भी होती थी। जब हम मध्य प्रदेश विधानसभा में थे विधायक के रूप में, तो एक बार छत्तीसगढ़ का हमारा जो बगीचा का क्षेत्र है, मुझको जगह भी मालूम है, बलादर पाट, वहां लोग भूख से मर गए थे। तो विधानसभा की कमेटी जांच के लिए आई थी। लेकिन आज 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी हुआ और पीडीएस की अच्छी व्यवस्था भी यहाँ पर लागू हुई और 1 रुपया किलो में आज अनाज मिल रहा है। तो आज भूखमरी यहाँ से गायब हो गया है। तो ये सब 25 वर्षों में हुआ है। और जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में हमको मालूम है, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000 में, तो वहां पर एक मेडिकल कॉलेज होता था, लेकिन आज 25 वर्षों में यहाँ पर 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है, सरकारी और प्राइवेट मिला के। और शिक्षण की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, ट्रिपल आईटी हो, नीट हो, चाहे लॉ का यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, सब कुछ यहाँ पर 25 वर्षों में आया है। और पहले दूर दूर तक मतलब जाना पड़ता था शिक्षा के लिए। मैं जब पहली बार विधायक बना 1990 में, तो हमारे बड़े पिताजी भी विधायक थे उसके पहले। जिस क्षेत्र से हम थे उसी क्षेत्र से स्वर्गीय केदारनाथ साई जी वो विधायक थे। तो हम उनसे थोड़ा ज्ञानवर्धन के लिए कभी कभी बैठते थे, तो अपनी बात तो बताते थे। उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में एकमात्र हाई स्कूल नटवर हाई स्कूल हुआ करता था रायगढ़ का। और आज जो रास्ता है पत्थलगांव धर्मजगढ़ घरघोड़ा, वो भी नहीं था। तो हम पूछते थे कि आप कैसे फिर घरघोड़ा आते, मतलब रायगढ़ आते थे। तो हम लोग का गांव बंदरचुआ है, वहां से घोड़ा में जाते थे सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ उड़ीसा में है, वहां तक घोड़ा में जाते थे। और सुंदरगढ़ से बस पकड़ के झारसुगुड़ा जाते थे, और झारसुगुड़ा से ट्रेन पकड़ कर रायगढ़ हाई स्कूल की पढ़ाई करने आते थे। तो ये स्थिति थी एक समय में। लेकिन आज हर 1 किलोमीटर में एक नहीं कितने कितने प्राइमरी स्कूल हैं। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में मिडिल स्कूल है, 6-7 किलोमीटर में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी है। हर विकास खंड में आज कॉलेज की स्थापना हो गई है। तो आज ये शिक्षा में ये 25 वर्षों में ये विकास हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास किया है। और मुझे चूंकि और आगे भी जाना है, इसलिए ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। बड़ा अच्छा आप सब लोगों ने निर्णय लिया है कि जो आज ये जो जलवायु परिवर्तन को लेके आप सब लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम किए हैं। आज दुनिया का एक चैलेंज है जलवायु परिवर्तन। आज जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसे निश्चित रूप से एक गंभीर चुनौती है ये जलवायु परिवर्तन। और आप इसको लेकर ये फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग कैंपेन कर रहे हैं। मैं इसके लिए
दोनों संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। एक अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया है, लेकिन मैं भी बताना चाहूंगा कि इस जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही चिंतित हैं और आप सब लोगों को मालूम होगा कि इसके लिए 2015 में एक पेरिस में समझौता हुआ था, जिसमें हमारा देश भी शामिल था और उसमें मुख्य भूमिका हमारे देश की थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की थी। और भारत ने ठाना है कि 2070 तक हमारे देश में ये कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना है और इस दिशा में हम लगातार काम भी कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी की ओर विशेष फोकस हमारे देश का है, छत्तीसगढ़ का भी है और हम लोग इसके लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। आज थर्मल एनर्जी के जगह पर हम लोग ग्रीन एनर्जी के तरफ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे पंप स्टोरेज हो, चाहे हाइडल हो, हम सब लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि अभी पिछले समय में हम लोग जो नई उद्योग नीति लाए हैं, उसके बाद जगह जगह इन्वेस्ट कनेक्ट किए हैं, उसका अच्छा परिणाम देखने को मिला है। 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है, जिसमें 3 लाख करोड़ का निवेश आपके एनर्जी के सेक्टर में है, जिसमें 80,000 करोड़ का न्यूक्लियर पावर है, सोलर भी है। आजकल एक नई पद्धति आई है पंप स्टोरेज का, एनर्जी हाइडल तो आप लोग सुने होंगे, लेकिन ये पंप स्टोरेज ये नया एक सिस्टम आया है। तो ये सबके तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी आगे बढ़ रहे हैं और कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो, इस पर हमारी सरकार की चिंता है माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा के अनुसार, और हम लोग इसके लिए और भी वृक्षारोपण पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था एक पेड़ मां के नाम, और इस के तहत पूरे देश में करोड़ों करोड़ों पेड़ लगे। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी करीब 2,75,000 करोड़ नहीं 2,75 लाख का टारगेट था, लेकिन उससे ज्यादा करीब 4 करोड़ पौधा हम लोग लगाए। और इस साल भी करीब 2.5 करोड़ का लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम से इस साल भी लगाएंगे। और ये जो आप लोग निर्णय लिए हैं पीपल का पौधा लगाने का, इसकी भी मैं सराहना करता हूं। कहे कि पीपल एक तो हम लोग आध्यात्मिक ढंग से सोचें तो उसमें भी हम लोग जैसे गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास मानते हैं, तो पीपल के पेड़ में भी हम लोग मानते हैं। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला ये पीपल का पेड़ है। तो हम लोग पिछले साल एक पीपल फॉर पीपल ये भी कार्यक्रम चलाए हैं, मतलब जनता के लिए पीपल। और आप नया रायपुर में जाके देखेंगे तो हर चौक में आपको पीपल का पेड़ दिखेगा। तो पिछले साल पीपल फॉर पीपल इस कार्यक्रम के तहत हम लोग सैकड़ों पीपल का पेड़ नया रायपुर में लगाए हैं और इस साल भी इस कार्यक्रम को आगे जारी रखने वाले हैं। और अभी हम नीति आयोग के बैठक में दिल्ली गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने निर्देशित किया है, इसमें सारे प्रदेश के सीएम रहते हैं, ये जो एक पेड़ मां के नाम है ये कार्यक्रम है, इसको आगे भी सतत चलाते रहना है। और इस साल हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, तो आप लोग भी पीपल लगाने का विचार रखे हैं। और कितना 11,11,111, तो इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और सब मिलके हम लोग को पर्यावरण की रक्षा करना है, आगे के लिए सोचना है। और इसके लिए आप लोगों का ये कार्यक्रम अच्छा प्रयास है। और आज के इस अवसर पर जो मांग आप लोगों के तरफ से आई है, छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक
संघ के तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके प्रतिनिधि मंडल को हम अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठाएंगे और जो भी अच्छा होगा चर्चा करके उसको करेंगे। हम सब लोग छत्तीसगढ़ का विकास चाहते हैं, विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना चाहते हैं, तो इसमें आप सब लोगों का भी अहम भूमिका रहने वाला है। इसके लिए हम बहुत जल्दी आप लोगों को हम अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठाएंगे और जो मांगे आई हैं इसमें जो भी हो सकता है वो सब करेंगे। और आज आप लोग यहाँ पर बुलाए, इसके लिए मैं दोनों संस्था का बहुत बहुत आभार करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही जोरदार तालियों से अभिनंदन पुनः आप सभी कर रहे हैं। आपकी